प्रेसिडेंट है हॉलमार्किंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। तो सबसे पहले शुरुआत लेकिन हॉलमार्किंग, गोल्ड हॉलमार्किंग के साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि आज से दूसरा चरण लागू हो गया है। पहले चरण पिछले साल लागू हुआ था जुलाई में, जिसमें 256 जिले हॉलमार्किंग के दायरे में आ गए थे, और आज 32 जिलों को और शामिल कर लिया गया है, यानी कुल 288 जिले अब हॉलमार्किंग नियम वहां पर लागू हो गए। ज्वेलर्स इन जिलों में अब बिना हॉलमार्क किए गए ज्वेलरी नहीं बेच पाएंगे। अजमेरा साहब, आप पुराने सलाहकार भी रहे हैं BIS और सरकार को इस मामले में लगातार अपनी सलाह एक कंसल्टेंट के तौर पर देते रहे हैं और बारीकी से सारे मुद्दों पर नज़र रख रहे हैं। सर, अब अभी भी ऐसे 63% जिले हैं देश में जहां पर हॉलमार्किंग अभी लागू नहीं है। क्या आपको लगता है कि अगले एक साल में सरकार ने जो लक्ष्य तय कर रखा है 2023 में, क्या आपको लगता है ये पूरा हो पाएगा? जय जिनेंद्र, नमस्कार। नमस्कार सर। ऑल इंडिया के अंदर में अभी 288 जिले में तो आज से चालू हो जा रहे हैं। बाकी के जो आज की तारीख में ऑल इंडिया में 1152 हॉलमार्किंग सेंटर है और 225 सेंटर पाइपलाइन में है, जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है। तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं लग रही है कि एक साल के अंदर में जरूर से पूरे भारत भर में हॉलमार्किंग कंपलसरी लग सकता है। अभी देश में कितने हॉलमार्किंग सेंटर हैं? 252 हॉलमार्किंग सेंटर है और 225 हॉलमार्किंग सेंटर पाइपलाइन में है। बहुत ही जल्द उसको परमिशन मिल जाएगी। पाइपलाइन में है और 1250 अभी फिलहाल मौजूदा हैं। 1152 सेंटर प्रेजेंटली है। ओके, 1152 सेंटर हैं और 225। क्या हमारे यहाँ जितने जिले हैं, क्या हर जिले में एक हॉलमार्किंग सेंटर है क्या? अभी फिलहाल हर जिले में नहीं है, लेकिन बहुत जल्द चालू हो जाएगा। और जहां जहां अभी ये देखिए, मैन्युफैक्चरिंग एरिया जो है ऑल ओवर इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग जोन ज्वेलरी के है, वहां पे बहुत ही सफिशिएंट मात्रा में हॉलमार्किंग सेंटर है। तो 70% ऑफ द ज्वेलरी ऑल इंडिया में हॉलमार्किंग होके ही अभी आज की तारीख में भी जा रही है। तो बाकी जो 30% जो बाकी रह रहे हैं, वो बाकी हर जगह पे हॉलमार्किंग सेंटर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, और जो गवर्नमेंट का लक्ष्य है एक साल के अंदर में जरूर से पूरा हो जाएगा। अजमेरा साहब, अब एक मेरा सवाल ये होगा कि आपको लग रहा है कि अगले एक साल में जितने भी बचे हुए जिले हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि 30% जिले में अभी भी हॉलमार्किंग सेंटर नहीं है, क्या इन जिलों में हॉलमार्किंग सेंटर अब मौजूद होगा अगले एक साल में? जरूर से मौजूद होता, और गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी भी दे रही है नया सेंटर बिठाने के लिए। और दूसरा, गवर्नमेंट ने ऑफसाइट सेंटर का भी प्रबंधन किया हुआ है। तो ये सब जो फैसिलिटी मिल रही है, उसमें जरूर से दूसरी जगह पर भी हॉलमार्किंग सेंटर लग सकता है। सर, अब बात आती है कि 288 जिले में जो अब 6 जो प्योरिटी की जो कैटेगरी है, जिसमें 24, 22, 18, 19 है कि नहीं सर? कौन कौन से? नहीं, 14, 18, जी 24, 23, 22, 20, 18, 14 6 कैटेगरी है। अगर कोई ज्वेलर इन 288 जिलों में, अगर इसके अलावा अगर किसी और प्योरिटी वाली अगर गोल्ड बिना हॉलमार्किंग के बेच पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। ओके, यानी आपको अगर ज्वेलरी बेचना है तो इन्हीं 6 प्योरिटी वाली कैटेगरी के अंदर आपको बेचना होगा। सही हो सर? जी। सर, इसके अलावा बाकी जिलों में क्या स्थिति है? क्या बाकी जिलों में अब इन्हीं कैटेगरी के तहत अब ज्वेलरी बनाए जाएंगे? नहीं, अभी तो फिलहाल देखिए, परमिशन है, किसी को भी कोई भी के प्योरिटी का बना के बिक्री करने की परमिशन है। लेकिन अभी जहां मैन्युफैक्चरिंग जगह से कंपलसरी कर देने की वजह से ऑल इंडिया के अंदर में जो मैन्युफैक्चरिंग जोन है, वहां पर ही 70% ज्वेलरी वहां से ही बन के बाकी की ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई होती है। तो वहां से हॉलमार्क होके ही होती है। तो 70% ज्वेलरी ऑलरेडी कवर उसमें हो जाती है। ओके सर, अब अगला सवाल मेरा होगा, क्या मैं एक ग्राहक हूं, मेरे पास बिना हॉलमार्क के ज्वेलरी है, क्योंकि पुराने मुझे मिले हुए हैं, पुश्तैनी ज्वेलरी है मेरे पास, मैं अब ज्वेलर के पास इन जिलों में जाता हूं, क्या वो मेरी ज्वेलरी खरीदेंगे? जरूर खरीदेंगे। तो फिर प्योरिटी रहेगी उस हिसाब से वो जरूर से खरीद सकते हैं। ओके, उस पे उनको कोई पाबंदी नहीं है? फिर ये जिम्मेदारी
नहीं। फिर ये जिम्मेदारी क्या ज्वेलर्स की होगी कि वो उनको हॉलमार्क करा के वापस से या मेल्ट करा के वापस से ज्वेलरी बनाए तो हॉलमार्क करा के वापस से उसकी बिक्री करें? तो वही नई ज्वेलरी जो भी बनेगी वो हॉलमार्क की जो 6 प्योरिटी है उसमें बनेगी और उसको हॉलमार्क करके ही देने का रहेगा। ओके, यानी ग्राहक निश्चिंत रहे, ये नियम सिर्फ ज्वेलर्स बिक्री करने वाले पर लागू है। जो खरीदार थे या जो जिनके पास घरों में पड़े सोने हैं उनके लिए नियम लागू नहीं है। अजमेरा साहब। हाँ जी, एकदम जरूर से। कोई भी किसी को चिंता करने की बात नहीं। घर में जितनी ज्वेलरी पड़ी हुई है, चाहे कोई भी कैरेट की रहेगी, उसको कोई चिंता करने की बात नहीं है। जो ज्वेलर्स नई ज्वेलरी जो बिक्री करेंगे उसी को हॉलमार्क और HUID करके ही देना का रहेगा, और ये 6 प्योरिटी की जो ज्वेलरी रहेगी उसी में वो बिक्री कर सकेगा। ओके, चलिए अब सर अब राहत की बात कर लेते हैं। मैं क्लैरिटी इसलिए चाहता हूं ताकि ग्राहक भी समझ जाए, ताकि उनके लिए कुछ पैनिक जैसा माहौल नहीं हो। सर अब हॉलमार्किंग नियम में किन किन कैटेगरी को बाहर रखा गया है? जैसा हम जानते हैं कि 2 ग्राम के जो सोने हैं वो इन जिलों में भी बिना हॉलमार्क किए हुए बेचे जा सकते हैं। इसके अलावा कुंदन, पोल्की और जड़ाऊ, इस तरह के प्रोडक्ट को भी इससे बाहर रखा गया है। इसके अलावा और भी कोई प्रोडक्ट है जो लग रहा है जो हॉलमार्किंग नियम से बाहर है? 2 ग्राम से नीचे की ज्वेलरी है वो हॉलमार्क ज्वेलरी कंपलसरी में नहीं आता है। अलावा सर और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं गोल्ड के? नहीं, बाकी ये 3 ही प्रोडक्ट जो है हॉलमार्किंग ज्वेलरी से अभी बाहर रखा हुआ है। बाकी की सभी को हॉलमार्क करके ही बिक्री करना है। 2 ग्राम से नीचे की ज्वेलरी रहेगी तो भी उसमें बात दिया हुआ है। ओके, चलिए सर अब बात आती है कि अगर HUID की, तो HUID के जरिए जो पोर्टल है उससे ग्राहकों को क्या क्या जानकारी मिल पाएंगी? अगर वो अपनी ज्वेलरी की प्योरिटी देखना चाहेंगे तो क्या क्या डिटेल्स उसके जरिए वो पा सकते हैं? कस्टमर जब खरीदने के पहले जब HUID लेके देखेंगे तो BIS के पोर्टल में जाके यदि वो उसका वो HUID नंबर डालने पर उसको कौन मैन्युफैक्चरर कौन है उसका नाम आता है, कौन हॉलमार्किंग सेंटर ने चेकिंग किया है उसका नाम आता है, क्या प्योरिटी है वो उसकी जानकारी होती है, और उसका डेट भी उसमें लिखा हुआ रहता है। ये और आइटम का नाम लिखा हुआ रहता है कि कौन आइटम है। तो ये पूरी जानकारी उसको मिल जाती है और उस देखने के बाद सेटिस्फाई होने के बाद ही वो ज्वेलरी खरीदना पसंद करते हैं। ओके सर, अब आखिरी सवाल, तीसरा चरण कब लागू होगा और क्या उम्मीद करें कि तीसरे चरण तक पूरे देश में लागू हो जाएगा क्या हॉलमार्किंग नियम? क्योंकि अभी भी 63% जिले ऐसे हैं जहां पर हॉलमार्किंग लागू नहीं है। जी, गवर्नमेंट की आशा है कि 1 साल के अंदर में ऑल ओवर इंडिया के समस्त पब्लिक को, 135 करोड़ पब्लिक को HUID वाला हॉलमार्किंग वाला ही ज्वेलरी मिले। तो उसके लिए वो पूरी प्रयास कर रहे हैं। हॉलमार्किंग एसोसिएशन भी उसमें जुड़े हुए हैं, उसका भी प्रयास चालू है ताकि पूरे इंडिया भर के सभी कस्टमर को ये हॉलमार्क किया हुआ ही ज्वेलरी मिले। और साल भर के अंदर में पूरी कोशिश होगी कि उसको 100% ऑल ओवर इंडिया में लागू किया जा सके। ओके, शुक्रिया अजमेरा साहब, आपने वक्त निकाला ET नाउ स्वदेश के लिए, और पूरे जितने भी FNQs थे, क्या क्या ज़रूरी बातें थी उनको बारीकियों से आपने समझाया आसान भाषा में। लेकिन ये भी बात साफ कर दी कि ग्राहकों को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर उनके पास पुराने पुश्तैनी अगर गोल्ड ज्वेलरी उनके पास है तो वो बेचने जाएंगे तो उनके लिए नियम लागू नहीं है। नए ज्वेलरी अगर ज्वेलर्स बनाकर बेचते हैं तो उन्हें हॉलमार्क करना ज़रूरी होगा। शुक्रिया सर एक बार फिर से आपका। चलिए अब वापस से हम बात करेंगे कच्चे तेल की। गोल्ड सिल्वर के वादे की बाद में बात कर लेते हैं कि क्योंकि कच्चे तेल में जिस तरह से पिछले कॉन्ट्रैक्ट और नए कॉन्ट्रैक्ट में जो फर्क था और भाव काफ़ी नीचे अब यहाँ से दिख रहा है, समझते हैं। सबसे पहले किशोर नारने सर, क्या लग रहा है सर, ये बैकवर्डेशन की वजह से इस तरह के गैप दिख रहे हैं या क्या है? आई थिंक गुड मॉर्निंग। ये जो कमोडिटीज में बदला है, ये जो सीधा बदला या उंधा बदला, मतलब कंटेंगो या बैकवर्डेशन, बेसिकली फिजिकल मार्केट का टाइटनेस के बेसिस पे डिपेंडेंट रहता है। सो जब भी आपको फिजिकल मार्केट जो करंट कैश मार्केट जो बोलते हैं उस वहां पे अगर शॉर्टनेस रहेगा या शॉर्टेजेस रहेगा तो कैश प्राइसेस ऊपर चलेंगे और फ्यूचर प्राइसेस जो 20 दिन आगे, 1 महीने के आगे का जो है वो नीचे चलेंगे, जब भी आपको उंधा बदला या बैकवर्डेशन बोलते हैं। सो आज जो सिचुएशन में है, यूरोपियन यूनियन जो रशियन ऑयल के ऊपर अगर एम्बार्गो लाने का
एग्रीमेंट सहमति बन गया है और कहीं ना कहीं सैंक्शंस में ऑयल को भी इम्पैक्ट करेगा, तो जो रशियन ऑयल जो मार्केट से बाहर हो सकता है वो शॉर्ट टर्म का शॉर्टेजेस को दर्शा रहा है और ये बैकवर्डेशन का कारण है। सो दैट इज द मेन रीजन। और जब तक ये फिजिकल मार्केट टाइटनेस रहेगा, ये बैकवर्डेशन जारी रहेगा। ओके, अब धर्मेश जी, आप कई सारे इवेंट भी इस हफ्ते ओपेक प्लस की बैठक भी है और इस बात की भी चर्चा बाजार में गर्म है कि ओपेक का जो कार्टेल है उसमें पार्टिसिपेट करने से रूस को मना किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, इस तरह की भी खबरें हैं। इन खबरों के बीच में क्या लग रहा है, क्रूड का मार्केट आने वाले हफ्तों में किस तरह जा सकता है? देखिए, कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में जो फंडामेंटल रीजन है अभी भी काफी फर्म है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जो तेजी है वो बरकरार रहेगी। जो पहला जो ड्रॉप था, अगर आप देखिए जो मार्केट में जो फॉल देखने मिला था कल के सत्र में, वो सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग और रोल ओवर चार्ज है टाइम है। अगर आप देखिए आगे के महीने जून जुलाई अगस्त, ये समर डिमांड और हरिकेन सीजन, ये दोनों के कारण मार्केट में काफी अच्छी लंबी तेजी भी देखने मिल सकती है। कच्चा तेल ये गल्फ का ब्लड लाइन है और यहाँ के जो गल्फ रीजन में काफी अच्छा मुनाफा देखने मिल सकता है और हरियाली आएगी इस कारणवश। तो फंडामेंटली ये जो रीजन है काफी बूम होगा और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कच्चे तेल में जो तेजी है वो बरकरार रह सकती है, क्योंकि अगर इनकेस इन्होंने इसको अलग कर दिया, रशिया को अलग कर दिया, तो मार्केट में जो सप्लाई है वो कम हो जाएगा और अगर यूएस से भी सप्लाई आने वाले समय में कम हो सकता है। अगेन मैंने कह रहा हूँ क्योंकि हरिकेन सीजन स्टार्ट हो जाएगा जून जुलाई में, तो वो जो पूरा का पूरा जो ऑफशोर ड्रिलिंग है वो बंद हो जाता है, तो सप्लाई फंडामेंटली काफी चेंजेस आएंगे। तो मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को कि यहाँ पे अभी भी बाय करके चले। इनफैक्ट मैं ये शो में कंटिन्यूसली लास्ट 2 महीने से कह रहा हूँ कि मंदी जब भी गिरावट आए बाय करे और ऑलमोस्ट 120 के टारगेट के लिए। कल का सत्र 120 था, आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, बट फिर से मैं रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पे बाइंग करके चले। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो अराउंड 9100 से लेकर 9200 के स्तर आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी मेरे कच्चे तेल में। ओके, देखिए कल जिस तरह के भाव हमने ब्रेंट क्रूड में देखे थे कि 125 तक चला गया था, हालांकि अब वो भाव नीचे आ गया। नए कॉन्ट्रैक्ट का जो भाव है वो $116 के आसपास है। अब टेक्निकली बात कर लेते हैं। वंदना जी, क्या लग रहा है टेक्निकली, आप क्या सलाह देंगे? 8,950 रुपए के नीचे एमसीएक्स पर भाव है। करंट प्राइस पर क्या लग रहा है, कोई ट्रेड बन रहा है क्या? विशुमन जी, कुछ न्यूज जो है यहाँ पे नेगेटिव ट्रिगर्स यहाँ पे दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक हो गया कि पार्शियल एम्बार्गो यहाँ पे ये लगाएंगे और 22 एंड तक रखेंगे, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज था जिसपे 9315 आते हैं, हम लोगों ने देखा था एमसीएक्स में। अब बारी है यहाँ पे करेक्शंस की, क्योंकि न्यूज यहाँ पे ये तो आ रहा है कि रशिया को शायद ये सोच रहे हैं कि रशिया को बाहर करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया और जो अदर कंट्रीज हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी जो प्रोडक्शन है, जो कोटा है, उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। तो एक ये चीज है कि जो फार मंथ्स है यहाँ पे थोड़ा सा डिस्काउंट में ट्रेड हो रहा है, यानी कि प्राइसेस करंट मंथ से नीचे की तरफ हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा जो सेलिंग प्रेशर है वो कंटिन्यू रहना चाहिए और यहाँ पे 8925 एक लेवल है जहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 8750 तक प्राइसेस नीचे की तरफ मुझे लग रहे हैं, इनफैक्ट इंट्राडे में ही। और स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 9000 का। बहुत ज्यादा शार्प फॉल तो यहाँ पे विश्व मोहन जी बिल्कुल नहीं है क्रूड ऑयल में, क्योंकि सप्लाई साइड जो है वो टाइट है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ हो सकता है कि एक बार 8700 से 8650 तक आता हुआ हम देखें और अपसाइड जो है वो 9400 पे कैप रहेगा। तो ये एक बड़ा सा रेंज है जिसमें क्रूड यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। तो फिलहाल 1 से 2 दिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन फेज यहाँ पे क्रूड में हो सकता है। ओके, चलिए अब गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। हालांकि अब जो सपोर्ट रेंज अभी पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे, उस सपोर्ट के आसपास एमसीएक्स गोल्ड चला गया है। 50,500 के आसपास से सपोर्ट ले रहा था पिछले 1-2 हफ्ते से। किशोर सर, क्या लग रहा है गोल्ड में, क्या अब यहाँ से बाउंस बैक की उम्मीद करें या और गिरावट बढ़ेगी? नहीं विष्णु, आई थिंक यहाँ पे बेसिकली गोल्ड का जो गिरावट है वो राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स और ट्रेजरी यील्ड्स यूएस का उसका बेसिस पे है और अभी वो जो चाल है वो बरकरार रहेगा। आई थिंक ओवरऑल एक रेंज बाउंड मार्केट है। आपको डाउन साइड में 50,500 50,300, ऊपर में आपको 51,700 750। सो आई थिंक ये रेंज ब्रॉडर रेंज है। आई थिंक इंट्राडे के लिए इसमें मंदी जारी रह सकता है, बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं है, बट हाल फिलहाल के इसमें थोड़ा बहुत 50,700 750 के आसपास मिलता है, तो यहाँ पे बेच के चल सकते हैं। आपको टारगेट्स रहेगा मतलब 50,250 के आसपास, बट ओवरऑल एक सुस्त कारोबार हम लोग देख सकते हैं गोल्ड सिल्वर दोनों में। ओके, सुस्त कारोबार है। ऊपर जाए तो आप बेच दें,
ये इनका लग रहा है कि 50,700 जो करंट लेवल है यहाँ से 200 रुपये ऊपर जाए तो बेचे, और 50,246 जो सपोर्ट लेवल है उसके ठीक ऊपर किशोर सर ने एक टारगेट भी दिया है 50,250 का, उस लेवल के लिए आप इंट्राडे के लिए कर सकते हैं। तो एक रेंज का ध्यान रखें, उस रेंज में ही आप बेचने की कोशिश करें। धर्मेश जी, आप लगातार बेरिश थे और आज कमजोर भी है, क्या लग रहा है आज अभी भी आप मंदी की कॉल दे रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में? डेफिनेटली अगर आप देखिए तो बुलियन की बात करें, जो सोना और चांदी की बात करें, तो फंडामेंटली इसमें कोई शाइन और कोई तेजी बरकरार नहीं। ये जो तेजी देखने मिली थी 1900 के ऊपरी स्तरों पर, वो कंप्लीटली जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण है। बट अभी जिस रफ्तार से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है और 10 ईयर यील्ड बढ़ रहा है, तो मेरे हिसाब से इसे काफी प्रेशर मिल सकता है प्राइस को, और यही हो रहा है मार्केट में। आप देखिए प्राइस में और प्रेशर आ रहा है, और प्लस आप 10 ईयर अगर आप 10 ईयर यील्ड देखें और अगर आप DXY यानी डॉलर इंडेक्स देखें, वो भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो ये कमोडिटी मार्केट को सपोर्ट नहीं करेगा, और वही हो रहा है। जब भी उछाल आता है ये एक बुल ट्रैप है, यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं सारे तेजी वाले, और फिर से मार्केट अच्छी खासी मंदी दिखा रहा है। मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में ये 50 के स्तर भी ब्रेक कर देगा। मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को कि आप बिकवाली करके चले, सोने में आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। सेम चांदी की बात करें तो चांदी भी 50% बुलियन और 50% बेस मेटल कैटेगरी में आती है। दोनों की तरफ से मैं प्रेशर में वो एक्सपेक्ट करता हूँ प्रेशर रहेगा। तो प्राइस में भी आप देखिए 60,000 के स्तर आपको शीघ्र ही ब्रेक करते हुए देख सकते हैं। और अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो $20 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगा दोनों में आप उछाले पे बिकवाली करें, अच्छा मुनाफा मिलेगा आपको। यानी दोनों में बेचने की सलाह है। वरना जी, आप सहमत है? आपको भी लग रहा है बेचकर ही जाना चाहिए गोल्ड और सिल्वर आज? विश्वमोहन जी, बिल्कुल। दो ट्रिगर्स है यहाँ पे जो मुझे लग रहा है है इस समय। पहली चीज ये बात है कि इक्विटी में एक फॉल आई थी और वहां से बार बार बाउंस देखने को मिल रहा है, और इक्विटी और गोल्ड का लगातार यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन देखने को मिला है। दूसरी चीज ये है, $105 गोल्ड डॉलर इंडेक्स किया था, वहां से एक फॉल आया था और 101 के करीब इसने एक बाउंस दिया है। मुझे उम्मीद है कि एक बार 102.5 या कह सकते हैं 102.5 का जो लेवल है वो डॉलर इंडेक्स टच कर सकता है। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे थोड़ी सी जो गिरावट की संभावना यहाँ पे है। मुझे गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही यहाँ पे गिरावट लग रही है। गोल्ड में 50,700 के स्तर आते हैं तो वहां पे एक बार सेलिंग करना चाहिए। 50,300 200 तक के लिए यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू रखना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना होगा 50,900 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे सिल्वर है। सिल्वर में भी मुझे लग रहा है कि एक ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिल सकता है 60,600। यहाँ पे एक सेलिंग इनिशिएट किया जाना चाहिए। 60,100 का एक टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 60,900 का। और एक चीज यहाँ पे विश्वमोहन जी देखने को मिला है, न गोल्ड ने 51,300 से ऊपर की क्लोजिंग दी और न यहाँ पे चांदी ने 63,000 की। जब तक ये रेजिस्टेंस को ये दोनों कमोडिटी पार करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं देते हैं, तब तक मुझे लग रहा है कि एक सेलिंग प्रेशर जो है वो बना रहेगा। किशोर सर, आपको भी लग रहा है चांदी भी बेचकर जाना चाहिए? हालांकि आज काफी 400 से 500 रुपए की गिरावट है और सपोर्ट भी नीचे के जो पहले सपोर्ट लेवल थे वो टूट गए हैं। 60,632 के आसपास का जो सपोर्ट था वो टूटा है। क्या लग रहा है कि बाकी और सपोर्ट टूटेंगे, 59,500 तक भी जा सकता है क्या? I think so. Yeah, probably overall I think दोनों में गोल्ड सिल्वर दोनों में ये मंदी का माहौल जारी रहेगा। सिल्वर में मैं थोड़ा वेट करके 61,000 के आसपास आया तो मैं उसमें बिकवाली करना पसंद करूंगा। डाउनसाइड आपको टारगेट रख सकते हैं 60,200 60,000 तक भी आपको डाउनसाइड जा सकता है। तो आई थिंक यहाँ पे हर उछाला में इसमें बिकवाली करके चलना चाहिए। तीनों ही जानकार बिल्कुल सिमिलर लाइन पे है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। गोल्ड और सिल्वर दोनों ही आप बेच सकते हैं। थोड़ी सी आप तेजी आए तो वहाँ पर आप बेचकर, यहाँ से जो रिकवरी है, जो जिस तरह की कमजोरी है उस रिकवरी में आप बेचने की कोशिश करें। चलिए अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में आज एल्युमिनियम को छोड़ ज़्यादा ही सभी काउंटर्स में गिरावट दिख रही है। आज वंदना जी, आपको अगर कोई टॉपिक चुनना हो मेटल में तो आप क्या पसंद कर रही हैं? मुझे जिंक पे क्लैरिटी लग रही है। 300 के बाद लगातार एक शार्प राइज आया था, वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग की तरह आ सकती है। इसमें 331 ये लेवल रहेगा जहां पे मैं सेलिंग रिकमेंड करना चाहूंगी। 328 का यहाँ पे टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस इसके लगाना होगा 332.50 का। इनकी पिक है 328 के टारगेट के लिए आप इसे बेच सकते हैं। 332 रुपये का स्टॉप लॉस भी ज़रूर लगा लीजिएगा। मौजूदा भाव है 331 रुपये, करंट भाव पर ताज़ा भाव है, अभी अभी आप बेच सकते हैं। धर्मेश जी, आपको क्या लग रहा है किस बेस मेटल्स में आज पैसे बन सकते हैं और किस तरफ का ट्रेड लें? देखिए, मेरे हिसाब से मैं कॉपर की तरफ बेट करूंगा। मैं कॉपर में काफी मंदी में हूँ। ये जो उछाल आया है ये टेम्पररी उछाल है, फिर से आपको अच्छी खासी देखने मिल सकती है। प्राइस में 770 के ऊपरी स्तरों पर आप फिर से बेच के चल सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 765 से 750 के स्तर पोजिशनली देखें तो वो भी लेवल आ सकता है। तो मैं स्पेशली कॉपर की तरफ बिकवाली की रिकमेंडेशन दूंगा। ओके,
किशोर सर, कोई टॉप पिक है क्या आज के लिए जहां पर कमाई के लग रहा है कि कन्विक्शन के साथ मौके अच्छे हैं, इसमें एंट्री करनी चाहिए मेटल में? नहीं, आई थिंक धर्मेश के बात बिल्कुल सही है। 770 772 के आसपास कॉपर बिकवाली करना बेहतर लग रहा है। ओवरऑल में आई थिंक मच मोर कन्विक्शन है। डाउन साइड में आप 765 764 तक भी देख सकते हैं, बिकॉज ओवरऑल आई थिंक अक्रॉस द मेटल्स, नॉन फेरस मेटल्स, मंदी का जो प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर जारी रहेगा। प्रॉबेबली अगर मीडियम टर्म में अगर थोड़ा बहुत आउट परफॉर्म करेगा तो सिर्फ एल्यूमिनियम कर सकता है। तो अगर किसी को तेजी करना है तो एल्यूमिनियम में डिप्स में बाइंग कर सकते हैं। बाकी मेटल्स मुझे लगता है कि वीकनेस जारी रहेगा। ओके, चलिए करेंसी मार्केट की बात कर लेते हैं। किशोर सर, क्या लग रहा है करेंसी मार्केट में? हालांकि आज शुरुआत मजबूती के साथ हुई थी, 13 पैसे के आसपास मजबूती हुई थी। क्या लग रहा है आगे ये मजबूती बढ़ेगी या फिर से वीकनेस आएगी? आई थिंक ये सिर्फ डॉलर इंडेक्स का जो 2-3 हफ्ते का जो रैली के बाद थोड़ा बहुत करेक्शंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा मजबूत बन सकता है, बिकॉज सी डोमेस्टिक फैक्टर्स में कुछ खास पॉजिटिविटी नहीं है। सेकेंड इज कि ग्लोबली भी आपको जो यूएस का जो स्ट्रेंथ है, स्पेशली यूएस डॉलर का जो स्ट्रेंथ है, चाहे यील्ड्स का बेसिस पे हो या कैपिटल फ्लोज के बेसिस पे हो, आई थिंक मीडियम टर्म में डॉलर इज गोइंग टू बी मच स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट ऑल एमर्जिंग मार्केट करेंसीज। उसके अंदर जो रुपी है वो थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा बहुत सपोर्ट भी मिल रहा है यहाँ पे। बट आई थिंक इसमें जो एग्रेसिव स्टैंस जो है वो वीकनेस के हिसाब तरफ ही रहना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में ग्वार की कमजोरी बढ़ जा रही है। वंदना जी, क्या लग रहा है ग्वार सीड और ग्वार गम नीचे की तरफ कहां तक जा सकता है? और किसी को खरीदना है या कोई स्टॉकिस्ट है तो क्या अभी इंतजार करे, आगे फिर से तेजी के मौके मिलेंगे क्या? विश्वमोहन जी, जब भी नॉर्मल मॉनसून की बात होती है तो ग्वार में एक प्रेशर आता है, सेलिंग प्रेशर आता है, नेगेटिव कोरिलेशन है। और जैसे ही हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे नॉर्मल मॉनसून की बात हुई, लगातार हम लोगों ने एक फॉल आता हुआ देखा और काफी दिनों बाद इसने 6000 का स्तर तोड़ा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे ग्वार सीड को फिर से सेल करना चाहिए, 5800 के अराउंड सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए, 5650 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 5870 का बनता है। सिमिलरली मुझे ग्वारगम में भी सेलिंग लग रही है। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि जून कॉन्ट्रैक्ट में एक बार हमें 11000 का जो स्तर है वो टूटता हुआ देखें और 10,850 तक के लेवल्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो दोनों ही काउंटर में मुझे लग रहा है कि एक वीकनेस जो है वो बनी रहेगी यहाँ पे। और एक्सपोर्ट डिमांड जब तक यहाँ पे उभर के नहीं आता है तब तक फिलहाल सपोर्ट नहीं दिख रहा है इस काउंटर में। ओके, यानी ग्वार पर ये भी हुआ है। अब बात कर लेते हैं मसालों की। मसालों में भी चौतरफा गिरावट दिख रही है, जिसमें जीरे में गिरावट ज़्यादा है। 21,000 के नीचे भी इंट्राडे में फिसल गया था, हालांकि अब 21,000 के ऊपर आ गया। क्या लग रहा है जीरे की इस गिरावट में खरीदे क्या? मुझे लगता है कि थोड़ा सा और यहाँ पे वेट करना चाहिए करेक्शन का, क्योंकि ये जो स्पाइसेस कमोडिटी है इसका एक्सपोर्ट थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ। अगर थोड़ा सा रिसेंट यहाँ पे मंथ्स का आंकड़ा देखे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बार 21,000 का जो स्तर है वो टूट सकता है। 20,800 या 20,700 ये एक बढ़िया लेवल रहेगा जहाँ पे स्पॉट में भी बाइंग की जा सकती है, फ्यूचर्स में भी बाइंग की जा सकती है। आज के दिन में मुझे लग रहा है कि जीरे में यहाँ पे सेल है, लेकिन दूसरी कमोडिटी यहाँ पे विश्वमोहन जी टर्मरिक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है एक बाउंस देखने को मिलेगा और हो सकता है कि 8050 या 8100 तक के जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे दिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे लोअर लेवल पे टर्मरिक को बाय करके चलना चाहिए। ओके, कैस्टर में क्या करना चाहिए? यील्ड की चिंता है और लगातार जितने भी एस्टिमेट्स अब तक आए हैं कैस्टर के उत्पादन को लेकर वो लगातार नीचे की तरफ आ रहे हैं। ऐसे में लग रहा है आपको तेजी का अभी भी यहाँ पर मौका है कैस्टर में? जी विश्वमोहन जी, यहाँ पे एक देखा गया था कि कैस्टर में जो रिसेंट फॉल आई थी यहाँ पे स्पॉट में भी मार्केट में जो लिवाली है वो यहाँ पे बढ़ी है और फ्यूचर्स में भी मुझे लग रहा है कि जो बायर्स है वो यहाँ पे एक्टिव हो गए हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ पे बाइंग की ही सलाह दूंगी। 7440 ये एक लेवल रहेगा जहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 7520 का एक टारगेट रखना होगा, छोटा टारगेट रख के चलना होगा। 7400 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हम प्लेस कर सकते हैं। अब आखिरी सवाल वंदना जी होगा कॉटन और कॉटन केक को लेकर। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन की कीमतों पर दबाव दिखना शुरू हो चुका है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में उस तरह की गिरावट नहीं आ रही है। क्या लग रहा है कॉटन में यहाँ अभी और गिरावट आनी बाकी है, बेच कर जाएं? और कॉटन केक में क्या करें?
जी विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि कॉटन में जो रिफ्लेक्शंस हैं इंटरनेशनल मार्केट का वो यहाँ पे दिखना शुरू हो गया है। 50,000 के आंकड़ा को छूने के बाद अब यहाँ पे लगातार धीरे धीरे यहाँ पे गिरावट आ रही है। ये जो सेलिंग प्रेशर ये थोड़ा सा कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि जो इंडियन पैरिटी है ये भी इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं रह गई है मार्केट में जैसे पहले थी इंटरनेशनल मार्केट में। तो मेरे ख्याल से 45,880 का जो लेवल है वहां पे सेलिंग करना चाहिए। 45,600 का एक टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम 46,000 का लगा के चल सकते हैं। कॉटन ऑयल सीड केक में मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा यहाँ पे डिकपल होकर ट्रेड हो सकती है ये कमोडिटी, और यहाँ पे जून कॉन्ट्रैक्ट में एक मुझे लग रहा है कि बाइंग कर सकते हैं। 2850 से लेकर 2860 का जो लेवल है उसको ध्यान में रखते हुए बाइंग किया जा सकता है। ओके, चलिए मुनाफे की मंडी को अब यहीं समेटने का वक्त आ गया है। वन्ना जी आपका, किशोर सर आपका और धर्मेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बेहतरीन ट्रेडिंग कोर्स दी और पूरा आउटलुक समझाया। और इक्विटी मार्केट में भी अब धीरे धीरे रिकवरी आ रही है। बैंक निफ्टी देखिए करीब करीब 250 अंक ऊपर है। निफ्टी और सेंसेक्स में भी खरीदारी है। 55,700 के ऊपर सेंसेक्स पहुंच गया। शुक्रिया सर। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे एफएनओ जंक्शन। नमस्कार। सेविंग्स अकाउंट में एफडी वगैरह करते थे, उसकी जगह पे चेंजेस आया कि एसआईपी करते हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। We try to invest in more on share market than on FD.